हेडेक बना हुआ है पूरा। तो कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? ठीक है सर। ठीक चल रही है। आंसर कितने लोगों ने लिखा है? किन किन लोगों ने आंसर लिखा है? हैंड हाथ को उठाइए, हाथ खड़ा कीजिए। लवली, अमन, पूजा, बस 3 आदमी। बस 3 ही लोग आंसर लिखे हैं। पंकज, 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 आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। आप आंसर नहीं लिख रहे हैं, क्यों? सर अभी एक हफ्ता से थोड़ा सा गंभीर प्रॉब्लम में फंस गया था सर, इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ अभी। पेट का प्रॉब्लम अच्छा, हो गया ज़्यादा सर। अच्छा, तो क्यों इसीलिए ना नहीं लिख सर, रहे हैं। सब थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया सर, बहुत ज़्यादा। राजकुमार सहनी, राजकुमार सहनी, हाँ हेलो। राजकुमार। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, आपकी आपकी क्या वस्तु स्थिति है? सर आंसर सर नहीं लिखा हो रहा था। नहीं लिखा हो रहा है? जी सर। इसका तो कौन लिखेगा आपके बदले में? किसी को रखे हैं क्या लिखने के लिए? नहीं सर। तो फिर जब नहीं लिखे रखे हैं किसी को लिखने के लिए, तो खुद से ही लिखना पड़ेगा ना। जी सर। क्यों नहीं लिखा पा रहा है? सर ऐसे तो क्यों नहीं उसमें लिख पा सर रहे हैं? जो हेलो। हाँ, बोलिए। तो और लोग जो लिख करके जो भेजते हैं सर, तो उसको सर देखते हैं सर, लेकिन सर मुश्किल हो रहा है लिखना सर। हॉल में जाइएगा ना। जी। जब कि 40 बच्चे तो होंगे आपके रूम में, तो क्या कीजिएगा? एग्जाम में जाके सबका कॉपी देखिएगा कि क्या। हम्म जब तक आप रहे हैं, सही नहीं लिख रहे हैं। कितना आंसर लिखे हैं अभी तक? कितने आंसर लिखे हैं आपने? सर जो लिख करके और लोग भेजते हैं ना सर। राजकुमार, हेलो। जी सर। मैंने पूछा कि आपने कितना लिखा है? सर फाइनल तो हम आपने अपने से एक कितना भी नहीं आंसर लिखे लिखा है? सर। फाइनल एक भी नहीं लिखे तो वो कौन लिखेगा फाइनल आपका?
पहले खुद से एफर्ट तो लीजिए, पहले लिखना शुरू तो कीजिए, उसके बाद में होगा कि सही है गलत है, वो चीजें बाद में होंगी ना। जी सर। जब आप कलम ही नहीं चाहिएगा, आप लिखिएगा नहीं, तो फिर चीज कैसे सामने। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो लिख रहे हैं, क्या मंगल कैसे आए हैं? कि भगवान ने इनको 50 किलो का दिमाग दिया है? बोलिए, 50 किलो का दिमाग नहीं है इन लोगों के पास? या मंगल ग्रह से तो आए नहीं, एलियन तो है नहीं ये लोग। तो इन लोगों ने भी मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत करने के बाद ही तो परिणाम सामने आ रहा है। तो लिखिए, जब तक लिखिएगा नहीं फिर काम, तो फिर ऐसी तैयारी का क्या फायदा है? मत कीजिए तैयारी। तो ऐसा एग्जाम का तैयारी कीजिए जहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं हो। यहाँ तो लिखना कंपलसरी है ना इस एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। क्यों समय और संसाधन दोनों की बर्बादी कर रहे हैं? समय और संसाधन जी दोनों सर, की अब बर्बादी करने का क्या फायदा है फिर? जी सर, अब जैसा लिखाएगा लिखेंगे सर। पहले लिखिए ना, जैसा वो तो अलग चीजें है ना। पहले लिखिएगा, शुरू कीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कि हमने राजकुमार गलत लिखा गोस्वामी, है, अब इसमें ये सुधार करना जी है। सर। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है? अगर आपको ये लगता है कि आपको लिखने नहीं आता है, आपका आंसर परफेक्ट नहीं होंगे, तो आप ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है? जी सर। आपने जो है स्टैंडर्ड 2 से लेकर करके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में तक आपने आंसर राइटिंग की है ना? तभी जी तो सर। आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो सीधी सी बात है कि आप जिस तरह से बीए में लिखते थे, आप उस स्टाइल में ही लिखिए, लेकिन लिखिए, ठीक है? आपके सीधी सी बात है कि कोई भी बच्चा जो है कि ये लेखन शैली है कि उसके अंदर में पहले से नहीं होता है। अभी जो है कि आप देख रहे हैं कि बच्चों के साथ जो है कि संतोष सर लगातार कनेक्ट हो रहे हैं। आंसर राइटिंग पे है कि क्लास में भी बात हो रही है। थोड़ा माइक म्यूट कर लेंगे जिनके भी माइक ऑन है। क्लास में भी वो दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं आंसर राइटिंग पे, फॉर्मेटिंग पे। उसके साथ ही साथ जो है कि आपके आंसर ये रिव्यू भी आ रहे हैं। इवन मैं जुड़ रहा हूँ, है ना? मैं प्रत्येक दिन जुड़ रहा हूँ, पता है आपको? जी सर। तो वो आपके अंदर का डर भगाने के लिए ही किया जा रहा है ना? आज भी सेशन रखा था मैंने, करीब करीब 2 घंटे का सेशन था, है ना? तो उसमें हमने यही कोशिश किया कि बच्चे के अंदर का डर निकले, है ना? कुछ बच्चे ने बहुत अच्छे लिखने शुरू कर दिए हैं, है ना? और कुछ बच्चे शुरुआत कर रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और अंदर का हेजिटेशन जो है ना, जब तक हेजिटेशन आपका नहीं टूटेगा तो फिर है कि दिक्कत होगी। तो हेजिटेट नहीं होना है। हेजिटेट जगह पे जो है कि हमें अपना परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, हमें लिखने की कोशिश करना है ना? अभी मैं आपको है कि किससे बात करवा देता हूँ, किसी से भी बात करवा देता हूँ यहाँ पे, है ना? किससे बात करवा दूँ यहाँ पे? लवली, लवली, यस सर। क्या बच्चे आंसर जो लिख रही है जो लिख रही थी उस स्टार्टिंग में, तो क्या लिखा था आपने? किस पैटर्न पे लिखा था? स्टार्टिंग में तो बहुत खराब लिखे थे सर। कोई आइडिया था आपको लिखने का? कोई आइडिया नहीं था, लग रहा था कि ये काम तो हम बहुत दिन से नहीं किए, कैसे कर लें। हाँ। लेकिन हो गया। लिखते लिखते आ गया। आप फीडबैक भी क्या मिल रहा है? फीडबैक ढंग का मिल रहा है, पॉजिटिव? यस सर। हाँ। हाँ, तो सीधी नहीं तो हर चीज में सुधार करने के लिए बोला जा रहा था। हाँ, अब तो अब यही आप लोगों को बोलते हो जिनके भी आंसर राइटिंग में अगर सोचते हैं कि वो अच्छा नहीं लिखते हैं, सीधी सी बात है कि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप पेज भरिए। मेरी बात समझ रहे हैं? सुन रहे हो सभी जो नए बच्चे हैं? पेज भरिए, हेजिटेशन तोड़िए। जब आप है कि 2 आंसर, 4 आंसर, 5 आंसर लिखेंगे, तब फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा धीरे धीरे। ओके राजकुमार? जी सर। तो ये होगा अब? जी सर, होगा सर। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। सभी बच्चे सुन रहे हैं ना? सभी बच्चे हैं, लिखना शुरू कीजिए।
आपके जो जो भी कमियां होगी हम लोग दूर करने के लिए बैठे हैं। ओके, जी सर। ठीक, चलिए कंटिन्यू सर। अमन, किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है आपने? अमन, जी जी सर। सुन पा रहे हैं आप लोग? किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है आपने? हाँ सर। हाँ हाँ सर, सर। आवाज सर भारतीय दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है। इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। एक मिनट सर, अमन को थोड़ा सा ये तो बोलते हो हैं। गया अमन, नया। हाँ सर। आपने 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 जब शुरू किया था तो आपकी स्थिति कैसी थी? बच्चों से बात करवा दे रहा हूँ। आपकी स्थिति कैसी थी अमन? सर सिर्फ क्वेश्चन को जो उसमें ऊपरी दिख रहा था उसी को आंसर में लिख रहे थे, उसे अंदर का पार्ट नहीं दिख रहा था मुझे। नहीं दिख रहा था। जिसे आ, तोड़ने के लिए आपने बताया वो आ, बाद में मुझे पता चला। हाँ, ये बताइए अमन कि आपके जो आंसर स्टार्टिंग पीरियड का आंसर था और उसका फीडबैक और अब का फीडबैक दोनों में कितना अंतर है? सर कुछ चीज़ों में सर सुधार हुआ है। जैसे पहले अंडरलाइन ये सब करते थे तो उसमें फीडबैक में वो सब आता था कि ये नहीं करना है, अब वो नहीं आ रहा है। और निरंतरता को बनाए रखने की बात सर ने कही है। ये सब है। औ- और क्या पॉजिटिव आ रहा है? और सर सारे पार्ट्स लगभग कंप्लीट हो रहे हैं, आंसर में आ जा रहे हैं सर। हाँ, सारे पक्ष क्वेश्चन के आ जा रहे हैं। आ जा रहे हैं। पहले ये था, नहीं था ना? नहीं था, नहीं था सर। तो घबराना नहीं है, यहाँ पे हर बच्चे से आप बात कर सकते हैं। जब आप जुड़ते हैं ना तो आपस में भी बात कर सकते हैं, है ना? आंसर राइटिंग पे यहाँ पे हर बच्चा जो है कि सुधार किया है, बहुत अच्छा सुधार किया है। आज भी यह है कि हमने सेशन इसलिए लिया था कि संतोष सर से, चलिए आप लोग ज्यादा नहीं बोल पाते हैं तो है कि मैं खुद लिया सेशन कि चलो मेरे से बताओ, है ना? तो हर संडे को जो से है आंसर राइटिंग पे सेशन होगा आप लोगों का, वही 1 बजे के टाइम में। जिनको भी दिक्कत होता है, सर इतना अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार है कि फीडबैक दे रहे हैं, लगातार आपको है कि पर्सनली टॉक कर रहे हैं ना? तो आज जी आप सर। खुलिए, है ना? आप जब तक बंद रहेंगे ना तो बंद कमरे में देखते हैं हवा आती है क्या? नहीं आती है। तो बंद कमरे में जो दिमाग अगर बंद करके रखेंगे तो वो कैसे नॉलेज आएगा? जब तक अपनी कमियां नहीं बताएंगे, जब तक आप खुलेंगे नहीं, जब तक है कि आप लिखेंगे नहीं, तब तक आपको हेजिटेट होंगे, है ना? और अभी सर ने कहा कि वनडे एग्जाम नहीं है ना? ये जो है कि सारा गेम जो है आपका आंसर राइटिंग का है ना? तो इसको करना है, ठीक है? चलिए कंटिन्यू कीजिए सर। लवली, आपने किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है? लवली, यस सर। हम लिखे हैं भारतीय राजनीति में पर। हेलो तो सर, आवाज आ रही है मेरी? आपने किस क्वेश्चन का? हम लिखे हैं भारतीय हाँ राजनीति बोलिए। में प्रमुख दबाव समूहों की हाँ आ रही है, पहचान बोलिए। कीजिए और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आज लिखे हैं सर। बोलिए, दबाव शुरू हो समूह जाइए, उन लोग शुरू हो जाइए।
दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो अपने हितों के चलिए लिए कैमरा ऑन कीजिए। दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो अपने हितों के लिए राजनीतिक व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। इसे दबाव समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे राजनीतिक दलों पर दबाव डालकर या सरकार पर दबाव डालकर अपने अनुकूल नीतियों का निर्माण या उसमें परिवर्तन को लेकर प्रयास करते हैं। प्रमुख दबाव समूह निम्नलिखित हैं: हिक्की, सीआईआई, छात्र संघ, व्यवसाय संघ, व्यापार संघ आदि। ये दबाव समूह विधिक तथा तर्कसंगत तरीकों द्वारा सरकार की नीतियां निर्माण और नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं। कभी कभी इनके तरीके असंगत और तर्कसंगत एवं गैर विधिक भी हो जाते हैं। भारत के प्रमुख दबाव समूह जिसका वर्णन निम्नलिखित है: किसान संगठन, जिसमें भारतीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन, छात्र संगठन में एबीवीपी, एआईएसएफ और एनएसयूआई, और श्रमिक संगठन में इस सब पे इसका एब्रिविएशन नहीं एआईटीयूसी। लवली, ये सब लवली, इसका एब्रिविएशन नहीं लिखना है, इसका पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम लिखना है सर। कल जब लिखा रहे थे ना आप, तो हाँ। हम जल्दी जल्दी नहीं इसका लिख पूरा पाए नाम हैं। फिर से लिख लेंगे वीडियो देख के। कोई बात नहीं, तो उसको नेट से सर्च कर लीजिएगा कि इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है? क्योंकि मुझे तो क्लास कम टाइम में खत्म करना रहता है ना, इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा देता हूँ। लेकिन क्या कभी भी आंसर जब लिखिएगा तो वहाँ एब्रिविएशन लिखने से बचिए, वहाँ पे पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है? सभी लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एब्रिविएशन जैसे आरटीआई है, आरटीआई नहीं लिखना है, हमें सूचना का अधिकार अधिनियम लिखना है। फिर है कर्मचारी संगठन, चलिए, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, ऑल इंडिया पोस्ट वर्कर यूनियन। जनजातीय संगठन, नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड, ऑल इंडिया झारखंड आदिवासी संघ। और अन्य दबाव समूह है पर्यावरणवादी का समूह और महिलाओं का समूह। सरकार की नीतियों और निरंकुशता में मनमाने पक्ष को प्रतिसंतुलित करता है। ये दबाव समूह विभिन्न समुदाय और मांगों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए भारत जैसी बहुलतावादी संस्कृति ने एकता को स्थापित करने तथा राष्ट्र के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दबाव समूह चुनाव के समय राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। ये व्यक्ति और संसार के बीच संसाधन में अहम भूमिका निभाते हैं। यद्यपि ये राजनीतिक समूह, ये क्या है सर ये वाला समझ में नहीं आया। लवली, क्या ये है? वाला मतलब यहाँ पे मेरा छूट गया था। लवली, अभी जो आप बता रहे हैं, ये सर, ये व्यक्ति और संसार के बीच संसाधन में अहम भूमिका निभाते हैं। छूट गया, वीडियो सर देख अभी लेती लिखे ना। जल्दी जल्दी। यद्यपि वीडियो देख ये छूट जाती बस थोड़ा सा छुटा हुआ है। इसको आप यहाँ से सीधे अंधभक्त नहीं बनना है, मेरी बात सुन लीजिए, अंधभक्त नहीं बनना है। जब आप थोड़ा सा से अपने आप को विश्लेषण के रूप में थोड़ा सा काम कर लीजिएगा तो चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा बेहतर होंगी, स्पष्ट होंगी, और साथ ही साथ कुछ नई बातें भी पता चल जाएंगी इसको लेकर। तो थोड़ा आधे घंटे अलग से टाइम निकाल के जिस टॉपिक पे भी आप काम कर रही है कि आंसर लिख रही है, उसको थोड़ा सा नेट कीजिए, ठीक है? गूगल से सर्च करके उसको थोड़ा सा अपडेट होने की कोशिश कीजिए उस पर, ठीक है? और ये जो अभी बता रही हैं भूमिका बता रही है, और भूमिका का जो ये पोर्शन है वो सकारात्मक पोर्शन है, सकारात्मक भाग है कि सकारात्मक पक्ष है कि ये कि राजनीतिक दबाव समूहों का भारतीय राजनीति में सकारात्मक
बातें क्या है, सकारात्मक पक्ष क्या है उसके, ठीक है ना। सर आगे नकारात्मक वाला भी लिखे हैं। थोड़ा सा लिखे हाँ दोनों लिखना। पड़े सर। और यद्यपि फिर ये राजनीतिक समूह चुनावी राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, परंतु ये राजनीतिक प्रक्रिया के विश्लेषण समालोचना द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया को सकारात्मक दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दूसरा पॉइंट, ये दबाव समूह सरकार के गठन और मंत्री पद के आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उद्देश्य अपने लिए राजनीतिक लाभ की प्राप्ति है। इन समूहों ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग कभी कभी देश के समक्ष प्रतिकूल परिस्थिति भी उत्पन्न करते हैं। भारत में कई दबाव समूह मुख्य रूप से असंवैधानिक पद्धतियों के माध्यम से सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमले, आंदोलन, हड़ताल, प्रदर्शन, तालाबंदी आदि। सामाजिक राजनीतिक समस्या को सड़क पर हल करने की प्रवृत्ति के कारण दबाव समूहों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा माना जाता है। दूसरा पॉइंट, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये दबाव समूह राजनीतिक पार्टियों के विरोध तथा समर्थन के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष, इन सभी तथ्यों के बावजूद दबाव समूह का अस्तित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। यहाँ भी उदाहरण लिखना होगा सर, लिख दो। बिना उदाहरण के दबाव कोई काम समूह नहीं चलता राष्ट्रीय है। एवं जैसे सर तो है यहाँ पे जैसे उदाहरण लिखेंगे तो यही ना, दबाव समूह में जो सब है अभी CII, क्या है छात्र कोई संघ, यही सब लिखेंगे। वो नहीं लिखना है, कुछ घटनाओं का उल्लेख करना है। जब आप सकारात्मक पक्ष की बात, वहाँ पे कुछ सकारात्मक कुछ घटनाओं का उल्लेख कीजिए कि इसके साक्ष्य यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। नकारात्मक बातों का अगर उल्लेख कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ प्रेशर ग्रुप के अगर ऐसे उदाहरण है जिन्होंने क्या किया है, राजनीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, उसके उदाहरण वहाँ पर लिखिए, उस घटना को उदाहरण देना पड़ेगा। उदाहरण का मतलब घटना होता है। ठीक है। हाँ, इस होगा कि आंसर दबाव समूह राष्ट्रीय एवं अपडेट होगा, सच्चाई को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, और प्रभावित करेगा ये चीज। दबाव समूह राष्ट्रीय एवं विशेष जब मैं क्लास लेता हूँ को और क्लास में अगर उदाहरणों के माध्यम से आपको न समझाओ, हाँ तो समझ नहीं, क्लास में ही अगर हम आपको उदाहरणों के माध्यम से हम न समझाओ तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। चलिए सर, तो इसमें कौन सा ऐसा उदाहरण सटीक बैठेगा उतना? सब बात हम ही नहीं बताएंगे, दबाव कुछ काम आप भी कीजिए, जी ठीक सर, है। नेट से देखेंगे। हाँ तो मैंने कल ढेर सारा बताया था। दबाव समूह राष्ट्रीय एवं विशेष, कल तो मैंने ढेर सारे उदाहरण बताए थे ना। सर प्रॉब्लम हुआ क्या है, वो वाला वीडियो कल वाला ना आज देख नहीं पाए हैं, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। दबाव समूह राष्ट्रीय एवं विशेष हितों को बढ़ावा देते हैं तथा नागरिकों एवं सरकार के बीच संवाद का एक जरिया बनते हैं। अतः भारत की राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इन दबाव समूहों को हितैषी या हितार्थ समूह भी कहा जाता है। हो गया। निष्कर्ष थोड़ा सा और बेहतर लिखने की कोशिश कीजिए, निष्कर्ष उतना प्रभावी नहीं है। निष्कर्ष छोटा हो गया। आपको अपना विचार रखना है कि आप किस नजरिए से देखते हैं। तो लिखिए कि इन सीमाओं के बावजूद भी भारतीय लोकतंत्र में राजनीति को सही दिशा देने
और उसे जनोन्मुखी बनाने में दबाव समूह ने साथ ही साथ सुशासन की स्थापना और समावेशी विकास को लेकर भी दबाव समूहों का सकारात्मक दृष्टिकोण है। इसने भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को बनाए रखने में और विविधता में एकता को समेकित करने में महत्वपूर्ण रहा है। थोड़ा सा लगे कि हाँ सामने वाला क्या कर रहा है, पढ़ रहा है तो उसको आकर्षक लग रहा है शब्द। देखिए वैसे आंसर आपका अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कमी क्या है, तो विश्लेषण की कमी है। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने में दिक्कत है। फैक्ट्स एंड फिगर पे आपने ज्यादा काम किया है, तो थोड़ा सा इसका विश्लेषणात्मक पक्ष तो अच्छा होगा। निष्कर्ष पे काम करना है। बातें सब लोग जी सर। सर आवाज नहीं आ रही है। ऑफ कैमरा सर ऑफ कर आवाज लीजिए। बहुत ब्रेक हो रही है। सर लेफ्ट होकर करके एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए। सभी को दिक्कत है क्या? यस सर। जी सर। जी सर। यस सर। ठीक है। अब ठीक है। हाँ सर अब ठीक आ रहा है। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दल बदल कानून है सर। दल बदल कानून। चलिए, क्या है दल बदल कानून? दल बदल कानून है क्या?
51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 सर दल बदल कानून है, जिसमें राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशियों का चुनाव के बाद अगर वो दल चेंज करते हैं तो उनकी निर्भरता के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, और कुछ और कोई बताएंगे? प्रावधान में हेलो, हाँ बोलिए। सर प्रावधान में 3 आधार को अपनाया गया है। एक तो राजनीतिक दल के सदस्य के बारे में, दूसरा निर्दलीय सदस्य, और तीसरा जो जिनके नाम क्या किया जाता, अपॉइंट किया जाता है जिनको राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य, उनके संबंध में मनोनीत सदस्य। हाँ मनोनीत किया जाता है। हाँ सर। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है कि दल बदल कानून को लेकर 52वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, और 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से हमने क्या किया? इसको बंद। तो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में कुछ प्रावधान किए गए, ठीक है। और इसमें प्रावधान यह किया गया कि अगर दल बदल करते हैं आप, तो इसको लेकर कुछ प्रोहिबिशन की बातें की गई, कुछ प्रतिषेध की बातें की गई। प्रश्न उठता है कि आखिर भारत में दल बदल की व्यवस्था क्यों की गई, क्यों इससे संबंधित कानून लाने की जरूरत पड़ी? मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट रूप से? यस सर। मिल रही है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब इसकी आवश्यकता की बात करते हैं तो आपको पता होगा, जब 80 का दशक आया था, 80 के दशक में बड़े पैमाने पर दल परिवर्तन की घटनाएं देखने को मिल रही थी भारतीय राजनीति में। आपने आयाराम गयाराम का नाम सुना होगा, जो हरियाणा का एक विधायक था और एक ही दिन में शायद 5 से 6 पार्टियों को उसने बदला था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस दल बदल कानून ने राजनीतिक अवसरवादिता को लेकर जो गंभीर चुनौतियां उत्पन्न की थी भारतीय राजनीति में, उसके समाधान के रूप में दल बदल कानून को लाया गया। दूसरा जो पृष्ठभूमि है कि आपको पता है कि कब लाया गया इसे, दल बदल कानून को? 85 में 1985 में 1985 में लाया गया। और 1985 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस, राजीव गांधी कांग्रेस की। राजीव गांधी की सरकार थी। और राजीव गांधी के संदर्भ में आपको पता है कि लगभग 400 प्लस सीटों को लेकर आया था बेचारा, ये था ना? 425 था, 425। हाँ। अब यहाँ पर समस्या ये थी कि इतने बड़े जन समर्थन को हमें क्या करना था? बनाए रखना था, इसको पार्टी के साथ जोड़े रखना था। और इसी परिप्रेक्ष्य में दूसरा कारण था कि जो प्रधानमंत्री था वो क्या था? पैराशूट था। पैराशूट कहने का मतलब क्या है कि ऊपर से इसको हमने उतार दिया था कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस में भी विरोध की स्वर उत्पन्न होने लगे थे, और इस विरोध के स्वर को दबाने के लिए ही
क्या किया गया, 1985 में एक कानून लाया गया जिसे दल बदल अधिनियम कहते हैं। और इसके माध्यम से दो बातें हमने कही कि एक तो जो राजनीतिक अवसरवादिता थी उसको रोकने का प्रयास किया गया, और दूसरा कि कांग्रेस में राजीव गांधी को लेकर जो असंतोष था, कांग्रेस में टूट की स्थिति थी, उसको भी बचाने का प्रयास किया गया। और फिर हमने 91 संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 के माध्यम से हमने क्या किया, इसमें कुछ सुधार भी की। तो भारत में दल बदल को रोकने के लिए क्या किया गया, 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जो हमारे सांसद हैं और विधायक हैं, सांसदों और विधायकों के दल परिवर्तन को रोकने तथा उसकी अयोग्यता संबंधी प्रश्नों को लेकर क्या किए गए, संविधान के अनुसूची 10 का प्रावधान किया गया। और इसमें वो तथ्य शामिल किए गए, वो प्रश्न शामिल किए गए जिसके आधार पर आपकी अयोग्यता को लेकर आप पर दल बदल कानून के तहत क्या होगा, मुकदमा चलेगा और आपको अयोग्यता के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। तो इसमें कुछ प्रावधान किए गए, और प्रावधान क्या था कि सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, यानी कि लोकसभा क्या है या राज्यसभा है, विधानसभा है, तो इसका अगर सदस्य क्या है, अगर दल परिवर्तन करता है तो उसकी अयोग्यता को लेकर प्रश्न खड़े होंगे। और कहा गया कि क्यों, उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया, पहली बात कि अगर आप क्या करते हैं, स्वेच्छा से दल परिवर्तन करते हैं, यानी कि आज मुझे कांग्रेस पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं, स्वेच्छा से कांग्रेस का त्याग कर दूं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो सिंधिया है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के, क्या नाम है सिंधिया का, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया, कांग्रेस से अपना समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस की इसी तरीके से आपने राजस्थान विधानसभा की बातें भी सुनी होगी, जहां पर क्या किया गया, तो आवाज सर, आवाज चली गई थी सर, रिपीट कर दीजिए सर। नहीं, मैंने बोला ही नहीं था, मैं उतना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की तक था वहां पे, ठीक है। फिर मैंने दूसरा उदाहरण दिया कि राजस्थान की राजनीतिक घटनाक्रम को देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी क्या थे, शामिल, और उसके 5 से 6 विधायकों ने क्या किया, अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़कर क्या की, तो कांग्रेस की सदस्यता ले ली। इसी तरीके से आपने देखा होगा कर्नाटक विधानसभा में जब अभी कौन है वहां पर, मुंबई, कौन मुंबई है मुख्यमंत्री, ए सर बॉम्बे। तो मुंबई से पहले कौन थे, येदुरप्पा थे। और येदुरप्पा जब से पहले किसकी सरकार थी, कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जेडीएस में टूट होता है और उसके कई सारे विधायक भाजपा में शामिल होकर भाजपा के साथ सरकार बनाते। तो भारतीय राजनीति में जो दल बदल की घटनाएं हैं और अवसरवादी राजनीति की घटनाएं हैं, यह एक गंभीर चुनौतियां। आपको महाराष्ट्र की घटना याद होगी, जहां पर अजित पवार ने क्या किया था, राष्ट्रवादी कांग्रेस से के विरुद्ध जाकर
उसने एनडीए को समर्थन किया। तो इसको लेकर क्या किया गया, रोकने का प्रयास हुआ, और रोकने के क्रम में पहली बात कही गई कि यदि आप क्या करते हैं, स्वेच्छा से अगर अपने मूल पार्टी की सदस्यता छोड़ते हैं, तब आप पर अयोग्यता संबंधी जो बातें हैं वो लागू होंगी और आपकी विधायकी सदन की सदस्यता आपकी चली जाएगी। दूसरी बात कहा गया कि यदि आप क्या करते हैं, पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं। अब पार्टी व्हिप क्या है, तो जब किसी सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा होने की स्थिति हो, या सरकार के विरुद्ध हम अविश्वास प्रस्ताव या सरकार को बचाने को लेकर विश्वास प्रस्ताव सदन में रखने की बात हो, तो वहां पर क्या होता है, या सदन में मत विभाजन की स्थिति हो, तब वहां पर पार्टियां क्या करती हैं, पार्टी व्हिप जारी करती हैं। और पार्टी व्हिप का मतलब क्या होता है कि यह पार्टी का आदेश है, और आदेश का अनुपालन करना प्रत्येक पार्टी के सदन के सदस्यों का क्या है, कर्तव्य है। और उस पार्टी व्हिप का अगर आप पालन नहीं करते, उसका समर्थन नहीं करते, उसकी अवहेलना करते हैं, तब आप पर क्या होगा, तो अयोग्यता के प्रश्न खड़े होंगे आप पर। जैसा कि आप देखिए, तो हम बात करते हैं किसको लेकर, गहलोत सरकार में जब सचिन पायलट ने क्या किया था, विरोध कर दिया था, और लगभग 17 विधायकों ने पार्टी सरकार की सदस्यता त्याग दी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया गया, व्हिप जारी किया गया सदन में बहुमत को लेकर, और सचिन पायलट वहां उपस्थित नहीं होते हैं, और उस पर अयोग्यता के प्रश्न को लेकर बातें चलती। लेकिन उनका क्या कहना था कि हमने पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी, बल्कि हमने सरकार का विरोध किया है, और ऐसी परिस्थिति में हम पर पार्टी व्हिप लागू नहीं होती। ठीक है, यहां तक बातें स्पष्ट हो रही है? यस सर। सर ये विहिप मीन्स जो यहाँ तक कोई वो confusion? पार्टी आदेश जारी फॉलो करना। हाँ, व्हिप का मतलब क्या होता है, आदेश। आदेश का मतलब क्या है कि हमने कहा कि जब क्या हो, पार्टी सदन में मत विभाजन की स्थिति होती हो, या सदन में किसी विधेयक को लेकर पक्ष विपक्ष की स्थिति खड़ी हो जाती हो, या विश्वास पर स्थिति हो, तो उस परिस्थिति में पार्टियां क्या करती हैं, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को व्हिप जारी करके सदन में उपस्थित होने का और मतदान में शामिल होने का आदेश देती है। ठीक है, ओके सर। तो हमने पहली बात कही कि अगर आप क्या करते हैं, स्वेच्छा से सदस्यता त्याग करते हैं अपनी मूल पार्टी का। दूसरी बात हमने कहा कि जब आप क्या करते हैं, पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं, उसके निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। तीसरी बात कहा कि कोई निर्दलीय सदस्य, ठीक है, अगर किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात उस पर भी दल बदल संबंधी कानून लागू हो जाते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि अगर कोई सदन का नाम निर्देशित सदस्य है, जिसको अपॉइंट किया गया है सदन में राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा, अगर वह भी किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है, ठीक है, और 6 महीने के पश्चात अगर वो क्या करता है, दल के निर्देशों का या उसकी सदस्यता को लेकर अवहेलना करता है या उसका त्याग करता है, तब उस पर भी क्या होगा, अयोग्यता संबंधी प्रश्न लागू होंगे। ठीक है, यहां तक बातें स्पष्ट हुई? यहां तक बातें लागू हुई, स्पष्ट हो गई?
जी सर तो सर। कांग्रेस का ज्यादातर लोग ठीक है। बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो उन लोगों पे नहीं हुआ सर? यहाँ पे प्रोविजन ये है हरा कि अगर आप क्या करते हैं, 2/3 सदस्य, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस का बिहार में क्या कितना सीट है? 243 कांग्रेस का बिहार में कितनी सीट है? बिहार में। कांग्रेस का बिहार में 243 सीट है। नहीं सर, टोटल सीट बोल रहे हैं। अभी ठीक है, शायद 19 है। आई थिंक तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस 20 सदस्यों, जो भी है चलिए वो कोई इशू नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि इसका अगर मान लीजिए 20 सदस्य है तो 20 का 2/3 कितना हो गया? 20 का 2/3 कितना हो गया? 2/3 12, हाँ 12 13 या सर। 13 कहिए। ठीक है, यानी कि यदि 12 या 13 सदस्य क्या करेगा, अगर बिहार विधानसभा में कांग्रेस की सदस्यता त्याग देगा, ठीक है, तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होंगे। और यह प्रोविजन हमने कब किया? तो 91 अमेंडमेंट के साथ, जो 91 संविधान संशोधन 2003 है, इसके माध्यम से हमने इसे 2/3 कर दिया। इससे पूर्व कितना था? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा हमने 1/3 का प्रोविजन किया था कि अगर 1/3 सदस्य क्या करेगा, अगर किसी सदस्य की पार्टी के किसी सदन की सदस्यता अगर त्याग देगा तो उस पर दल बदल लागू नहीं होंगे। और इसका परिणाम यह रहा कि बड़े पैमाने पर फिर भी दल बदल संबंधी घटनाएं देखी जा रही थी। तो इस सामूहिक परिवर्तन को रोकने के लिए क्या किया गया, इस प्रावधान को 2/3 में किया गया। बात स्पष्ट हुई? यस सर, बहुत अच्छे से। चलिए, तो यही कारण है कि जहां पर क्या रहेगा, मान लीजिए हमने वहां का राजस्थान का, और राजस्थान में हमने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के 5 या 6 विधायक थे और 6 का 6 विधायक ने क्या किया, पार्टी की सदस्यता त्याग दिया, पूरे में शामिल हो गया। तो इसको लेकर मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट का किया था। हालांकि जो संवैधानिक जो कानूनी प्रोविजन थे वो यह कहता है कि 2/3 सदस्य अगर क्या करेंगे, स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता त्याग देते हैं, तब उस पर दल बदल लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या था, वो सब कानूनी प्रावधान थे जो दल बदल के संबंध में आप देखते, संवैधानिक प्रावधान देखते। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई? यस। चलिए, इसका नोट्स अवेलेबल है ना? नोट्स अवेलेबल है ना इसके? नोट्स खोल के रखे हैं आप लोग? यस सर। नोट्स खोल के रखे हैं सामने में? चलिए, तो कहा गया कि आखिर दल बदल के संदर्भ में विवाद क्या है, क्यों यह कानून भारत का सबसे विवादित कानूनों में से एक। तो पहली बात कहा गया कि दल बदल कानून क्या करता है, सदस्यों के जो वाक आर्टिकल 19 के तहत क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उसको सीमित करता है।
तो पहली बात क्या मुद्दा से उभरा कि यह सदस्यों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। जब इसको उदाहरण के रूप में आप देखते हैं तो हमने कहा कि मान लीजिए कि अभी सरकार ने क्या किया, किसानों के हितों को ध्यान में रखकर क्या किया, 3 कृषि विधेयक लाए गए, अधिनियम लाए गए। हालांकि किसान क्या कर रहे हैं, इसका बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। और इसी परिस्थिति को लेकर क्या हो तो सदन में मत विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो आप मान लीजिए इस जो अधिनियम बनाए गए, 3 कृषि कानून बनाए गए, उसका आप समर्थक होने के बावजूद भी आप पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकते, पार्टी निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकते। मतलब यह हुआ कि आप इन कृषि कानूनों का समर्थक होने के बावजूद भी आप उसका समर्थन नहीं कर सकते, बल्कि आपको उसके विरोध में मत डालना पड़ेगा। बातें स्पष्ट हुई? बातें स्पष्ट हो गई सभी को? एक बार कोई से कंफ्यूजन नहीं है ना? इसको सर रिपीट कर दीजिए सर। अंशु के पास नोट्स नहीं है। आप लोगों ने एक बार रिसेंड नहीं कर दिया था क्या? एक बार सारे नोट्स रिसेंड कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है? ओके सर, कर देंगे। अनुपमा, ठीक है, कर दीजिएगा। यस सर। तो मैंने ये कहा, एक बार नोट्स भेज दीजिएगा कोई, ठीक है, जितने भी पॉलिटी के नोट्स हैं। मैंने ये कहा कि मान लीजिए कि किन 3 कृषि कानून को लेकर सरकार के विरुद्ध क्या हो, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए या सदन में मत विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो मान लीजिए आप कांग्रेस के विधायक हैं या सांसद सदस्य हैं और आप चाहते कि ये तीनों कृषि कानून लागू, तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो वास्तविकता है वो क्या होना चाहिए, आपको सरकार का समर्थन करना चाहिए ना, कि सरकार ने अच्छा प्रयास किया है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रखनी होगी और करना क्या होगा, जो पार्टी का निर्देश है, पार्टी के जो स्टैंड हैं, आपको उसके साथ चलना होगा और आपको सरकार के विरोध में या मत विभाजन की स्थिति हो या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति हो, आपको वहां पर पार्टी लाइन में चलकर सरकार के विरोध में मतदान करना हो। बात स्पष्ट हुई? यस सर। चलिए, तो पहली बात हमने कहा कि यह सदस्यों के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक कोहितो वाद आया था, ठीक है? और कोहितो वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यह सदस्यों के, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो या संसद हो या राज्य विधानसभा, उसके सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित नहीं करता है और न ही सांसदों या विधायकों के अंतःकरण की आवाज को चोट पहुंचाता है, ठीक है?
यानी कोहितोबाद ने यह कहा कि दल बदल संबंधी कानून सदस्यों व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करता, वो इसके है, बल्कि यह क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के जब विपरीत परिस्थितियों की बातें हो वहां पर लागू होता है। बातें स्पष्ट हो गई। कोई तो बाद में क्या आया था मामला, वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर। जी सर। दूसरी आलोचना दूसरी बात है जो आलोचना का पहलू है वो है कि दल बदल संबंधी कानून में विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यक्तिगत दल परिवर्तन को तो रोकता है, लेकिन सामूहिक दल परिवर्तन को नहीं रोक पाता। अर्थात सामूहिक दल परिवर्तन क्या है, वैध है, जो क्या करता है, इस कानून की प्रभावशालिता को, इसकी उपयोगिता पर प्रश्न खड़ा करता है। जैसा कि हमने कहा, आप कर्नाटक के विधानसभा का मामला देख सकते, आप अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का मामला देख सकते हैं, जहां पर सदस्यों ने सामूहिक दल परिवर्तन द्वारा पार्टी से अपना सरकार वापस लेकर सरकार को गिराने का कार्य किया और एनडीए के समर्थन में सरकार बनाने का कार्य किया। तो यह कानून से संबंधित सीमाएं, इसमें हमने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर और सामूहिक दल परिवर्तन को लेकर इस अधिनियम की आलोचना की जाती। तो ये था दूसरा जो आलोचना का अधिकार आधार है, वो है सदन के अध्यक्ष को लेकर, कि सदन के अध्यक्ष की जो भूमिका होती है वो पक्षपाती हो जाती। क्यों? पार्टी का सदस्य रहा हो, उस सदन की अध्यक्षता को लेकर वो अपनी पार्टी सदस्यता त्याग देता है, लेकिन कहीं न कहीं विचारधारा के स्तर पर, भावनात्मक लगाव के स्तर पर वो उस पार्टी का ही सदस्य बना रहता है। तो हमने कहा कि जब किसी सदस्य के दल बदल संबंधी कानून को लेकर, उल्लंघन को लेकर अयोग्यता और योग्यता संबंधी प्रश्नों पर विचार करना होता है, तो यह अधिकार किसको है? तो यह अधिकार है सदन के अध्यक्ष। और सदन के अध्यक्ष के बारे में हमने कहा कि यह अपने अध्यक्षता से पूर्व किसी न किसी पार्टी का सदस्य होता है, उसकी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होता है, उससे साथ का भावनात्मक संबंध होता है। ऐसी परिस्थिति में आलोचना का पहलू यह है कि कहीं न कहीं दल बदल संबंधी जो निर्णय प्रक्रिया है, निर्णयन प्रक्रिया है, वो पक्षपाती हो जाता है और अध्यक्ष पार्टी विशेष के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते। बातें स्पष्ट हुई अध्यक्ष की भूमिका को लेकर। दूसरी बात कहा गया कि जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के पास विधि को लेकर, कानून को लेकर और दल बदल संबंधी प्रावधानों को लेकर क्या है, विशेषज्ञता का अभाव। और विशेषज्ञता का अभाव होने के कारण जो निर्णय है वो क्या होते हैं, प्रभावित होते और कहीं न कहीं पक्षपाती निर्णय हो जाता है।
तीसरी बात हमने कहा कि जो अध्यक्ष है उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, और न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में दो बातें कही गई। पहली बात यह यहाँ पर विवाद का मुद्दा है कि जब तक अध्यक्ष क्या करता है, किसी सदस्य के योग्यता और अयोग्यता संबंधी प्रश्न पर अपना निर्णय नहीं सुना देता तब तक आप न्यायिक समीक्षा उसका नहीं कर सकते हैं, आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करता है अध्यक्ष, निर्णय प्रक्रिया में ही देरी कर देता है कि उस सदस्य के योग्यता और अयोग्यता संबंधी प्रश्न को लेकर निर्णय ही नहीं लेता, जो एक विवाद का मुद्दा का कारण बनता है। ठीक है, और इसी कारण से 1992 का जो कोहितोवाद है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अध्यक्ष के पक्षपातपूर्ण निर्णय को लेकर पीड़ित सदस्य क्या है, उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते। लेकिन हमने यहाँ पर जो एलिगेशन है वो क्या कहा कि हमने कहा कि जब तक आपका निर्णय प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाए, यानी कि अध्यक्ष आपका निर्णय नहीं सुनाएगा तब तक आप न्यायिक शरण में नहीं जा सकते। उसको आप अध्यक्ष के निर्णय को ही न्यायालय में चुनौती देंगे ना, ये जो मेरे अयोग्यता और अयोग्यता संबंधी प्रश्न जो है, इसमें कहीं ना कहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है, पक्षपात हुआ है। बात स्पष्ट हुई यहाँ तक? यस सर। चलिए, तो ये सारे क्या थे, अध्यक्ष की भूमिका को लेकर जो आलोचना के पहलू हैं उसको हमने यहाँ पर स्पष्ट किया। अब कुछ अनुशंसाएं भी आई हैं दल बदल में, इस संदर्भ में गोष्ठी आया था 1990 में, और इस समिति ने क्या कहा, किसी सदस्य के योग्यता और अयोग्यता के प्रश्न को लेकर अधिकार किसको देना चाहिए, तो निर्वाचन आयोग को दे देना चाहिए, और निर्वाचन आयोग के परामर्श पर या सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या करे, उसकी अयोग्यता और निर्भरता संबंधी प्रश्न पर विचार करे, निर्णय दे, न कि किसी अध्यक्ष के द्वारा, सदन के अध्यक्ष के द्वारा इस निर्णय प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो गोस्वामी समिति ने इसके सुधार को लेकर पहली बात कहा कि अयोग्यता संबंधी प्रश्न पर विचार करने का अधिकार किसे हो, निर्वाचन आयोग को हो, और उस निर्वाचन आयोग की जो सलाह है उस पर निर्णय कौन सुनाए, राष्ट्रपति या राज्यपाल सुनाए। दूसरी बात कहा इस गोस्वामी समिति ने कि हमें दल बदल संबंधी प्रश्नों पर के जो दायरे हैं उसको भी सीमित करना होगा, और सीमित कब करना होगा, जब सदन में विश्वास प्रस्ताव की स्थिति हो या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति, तभी पार्टी व्हिप को जारी करना चाहिए और सदस्यों को पार्टी लाइन पे चलने के लिए बाध्य करना चाहिए। ठीक है, तो गोस्वामी समिति ने दो बात कही, पहला निर्वाचन आयोग को लेकर परामर्श और राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णय की बातें की अयोग्यता को लेकर, और दूसरी बात कहा कि दल बदल संबंधी कानून तभी लागू होने चाहिए जब सरकार के विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पार्टी व्हिप की अवहेलना हुई। फिर इसी के साथ आया 1998 में हालिम समिति आया, और हालिम समिति ने कहा कि जो स्वेच्छा से पद त्याग है किसी राजनीतिक पार्टी के
स्वेच्छा से पदत्याग को परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि इसका व्यापक रूप से परिभाषित न किया जाना इस कानून के विवादित पक्ष को जन्म देता है। दूसरी बात कहा गया कि अगर किसी सदस्य का हमने क्या किया, सदन से उसकी अयोग्यता के प्रश्न को लेकर बातें की, तो उसे किसी अन्य दलों में शामिल होने या सरकार में कोई अन्य पद धारण करने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तभी क्या होगा, इससे अवसरवादी राजनीति पर अंकुश लगेगा, दल बदल की घटनाएं कम होंगी और फिर इसके विवाद के प्रश्न भी क्या होंगे, कम जाएंगे। तो हालिम समिति ने दो बात कही, पहला कि स्वेच्छा से पदत्याग का व्यापक रूप से परिभाषित किए जाने की बात की, और दूसरा कहा कि जो दल बदल से निर्भर व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, उसको क्या करना चाहिए, किसी पार्टी की सदस्यता लेने से रोकना चाहिए और किसी सरकार में कोई पद धारण करने से भी रोकना चाहिए। फिर वेंकट चिलैया आयोग आया संविधान समीक्षा को लेकर, और वेंकट चिलैया आयोग ने कहा कि दल बदलुओं को क्या होना चाहिए, तो शेष कार्यकाल तक कोई लाभ का पद धारण करने से रोक देना चाहिए। दूसरी बात कहा कि मतगणना जो दल बदल संबंधी पार्टी हुई है वो तभी जारी होना चाहिए जब विश्वास और अविश्वास का प्रश्न हो, और साथ ही साथ जब 1999 में विधि आयोग ने अपनी 70वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो इसमें भी कहा कि सरकार के खतरे की स्थिति में ही हमें क्या करना चाहिए, दल बदल संबंधी कानून के पार्टी व्हिप का जारी किया जाना चाहिए। और ये सभी चीजें इसके सुधार के पक्ष में आप लिखेंगे, जिसमें हमने गोस्वामी समिति की बात की, हालिम समिति की बात की, संविधान समीक्षा आयोग की बात की और विधि आयोग की बात। बातें यहां तक स्पष्ट हुई? यस सर। तो दल बदल संबंध में कि कोई कंफ्यूजन है दल बदल संबंधी कानून में? सर तो दल बदल का निष्कर्ष बोलिए। क्या होगा? दल बदल का निष्कर्ष क्या होगा सर? दल बदल का निष्कर्ष होगा कि स्पष्टतः भारत में दल बदल विरोधी कानून की विद्यमानता भारतीय लोकतंत्र की सीमाओं का परिचायक है, जहां सांसद या विधायक लोकतंत्र के सिद्धांतों से परे हटकर मौद्रिक या राजनीतिक लाभ के लिए प्रवृत्त होते हैं और रहते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दल बदल कानून की सीमाएं हो गई, ठीक है। दल बदल संबंधी जो बातें हैं उसको लेकर हमने यहाँ पर बातें स्पष्ट कर दी। तो अब इसके समाधान के पक्ष पर बात करेंगे। इसका समाधान कहाँ होना चाहिए, तो इसका समाधान जनप्रतिनिधित्व कानून में अनिवार्य संशोधन द्वारा तथा दल के स्तर पर लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना के द्वारा और अंतःकरण की स्वतंत्रता के द्वारा किया जा सकता है। तो हमने इसमें तीन बातें कही। पहली बात कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून में हम संशोधन करके दल बदल संबंधी जो बातें हैं उसको रोक सकते, उसकी अयोग्यता के प्रश्न पर विचार कर सकते। दूसरा हमने कहा कि पार्टी के स्तर पर क्या लोकतांत्रिक प्रणाली का अभाव है, तो लोकतांत्रिक प्रणाली के अभाव होने के कारण कहीं न कहीं आपकी जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो धूमिल होती है, आपकी योग्यता को लेकर न्याय नहीं होता, तभी आप पार्टी छोड़ने के लिए विवश होते हैं। ऐसी परिस्थिति में कहा कि पार्टी के स्तर पर क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रणाली का अनुपालन होना चाहिए। और तीसरी बात कहा कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका भी प्रावधान होना चाहिए।
ठीक है फरा, बातें स्पष्ट हुई? यस सर। तो मेरे निष्कर्ष पे मत जाइए, आप अपने निष्कर्ष पे काम कीजिए। सर एक बात पूछना था। हेलो। हाँ पूछिए प्रीति। हाँ सर, इसमें सर पीठासीन अधिकारी क्या कौन होते हैं? क्या? सर इसमें पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? अध्यक्ष होगा ना, अध्यक्ष। ओके सर। सर सदन का इसी के अध्यक्ष। संदर्भ में एक प्रश्न था। हाँ, इसी के संदर्भ में एक प्रश्न था जिसमें इसको लेकर ही क्वेश्चन एराइज किया गया था। हाँ, तो अध्यक्ष की भूमिका को लेकर प्रश्न तो खड़े होते हैं ना। यस सर, विवाद। हाँ सर, जो अध्यक्ष की विवाद के बिंदु भूमिका को बनते हैं। लेकर तो प्रश्न खड़े होते। जो विवाद का बिंदु था मैंने तो उसे स्पष्ट कर दिया ना। यस सर। चलिए। जी सर। यस सर, ये सदन का अध्यक्ष के पास ही ये पावर है ना, कि वो मतलब अधिकार है कि वो योग्य होगा या अयोग्य होगा दल बदल में। हाँ, निर्भरता संबंधी प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार, निर्णय सुनाने का अधिकार और विचार करने का अधिकार सदन के अध्यक्ष के पास। और यहीं पर हमने कहा कि वो विवादित हो जाता है क्योंकि वो पार्टी लाइन से परे नहीं हट पाता। अच्छा सर, ये मामला न्यायालय भी तो जा सकता है। मैंने तो कहा ही ना कि निर्णय, उस निर्णय की आप न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ये तो मैंने कहा ही ना, नहीं कहा परमानंद? यस सर, ये 11 या 14 विधायक गए थे ना दिल्ली का, जिनके ऊपर कुछ ये लगा था, तो फिर उन लोगों को हाई कोर्ट जो है बरी कर दिया। कर्नाटक का 17 विधायक दिल्ली में गए भी थे हुआ था कर्नाटक के। हाँ दिल्ली में भी होगा, लेकिन कर्नाटक का ये मामला था जहाँ पे न्यायपालिका, उसमें क्या था मामला कि सदन अयोग्यता को लेकर कि 3 महीने के अंदर हमें इस बाद जो दल बदल संबंधी जो निपटारा 3 महीने के अंदर कर देना चाहिए। यानी अध्यक्ष को 3 महीने के अंदर संबंधी जो अयोग्यता का प्रश्न है उस पर निर्णय सुना देना चाहिए। ओके, आगे बढ़े। जी। चलिए, तो नेक्स्ट आता है राजनीति का अपराधीकरण। यही है नेक्स्ट टॉपिक। जी सर। क्या है इसमें, क्या है राजनीति का अपराधीकरण, जरा बताइए। सर जब कोई दल अपने जीतने की ख्वाहिश से या फिर उस सत्ता के लोभ से अपराध का सहारा लेता है तो उसे हम राजनीति का अपराधी करते हैं। कोई भी व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल में अपराधी छवि का व्यक्ति जीत करके जाता है तो उसको कहेंगे राजनीति का अपराधीकरण। उसको अपराधी का राजनीतिकरण। अच्छा, और क्या? सर अपराधियों का राजनीति में चुना जाना राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है ना। हाँ, में 2 चीजें बोल रहे थे। हाँ, क्या बोल रहे थे?
सर आपराधिक छवि वालों को, जैसे कोई अपराधी पहले से है और बाद में उसको क्लीन चिट मिल जाती है और वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है, तो वो भी तो हुआ ना सर, राजनीति में अपराधीकरण। हाँ लिखिए, राजनीति के अपराधीकरण का तात्पर्य राजनीति का अपराधी का राजनीति में प्रवेश है। राजनीति के अपराधीकरण से तात्पर्य राजनीति का अपराधी में प्रवेश है। अपराधी का राजनीति में प्रवेश है। ठीक है, जो चुनाव लड़ते हैं तथा संसद या राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। जो चुनाव लड़ते हैं तथा संसद या राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। राज्य विधानसभा सर, उसके बाद राज्य संसद या राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। यह मुख्य रूप से अपराधियों में राजनेताओं के बीच साठगांठ का परिणाम होता है। यह मुख्य रूप से अपराधियों एवं राजनीतिज्ञों के साठगांठ का परिणाम होता है। साठगांठ का परिणाम होता है। इसकी पुष्टि एडीआर के रिपोर्ट से भी होती है। इसकी पुष्टि एडीआर के रिपोर्ट से भी होती है। इसकी पुष्टि एडीआर से भी होती। देखिए, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार हाँ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर की रिपोर्ट में बिहार चुनाव 2020 के संदर्भ में निम्न बातें कही गई हैं। एडीआर की रिपोर्ट में बिहार चुनाव 2020 के लिए बात गई कि 51% विधायक पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। 51% विधायकों पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। जबकि 2015 में 58% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। जबकि 2015 में 2015 में 58% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। सर आवाज कट रही है। आवाज कट रही है सर 2020 में कितनी संख्या थी? 51%, यानी कि 123 सांसद जो हैं
वो 123 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, गंभीर आपराधिक मामले, जबकि 2015 की बात करें तो इसमें 58% यानी 142 सदस्यों पर विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। लिख लिए यहाँ तक? जी सर। देखिए 2020 के चुनाव में आरजेडी के 54, आरजेडी के 54, बीजेपी के 47, बीजेपी के 47, जदयू के 20, और कांग्रेस के 16 विधायकों पर क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस है, ठीक है, लिख लिए? जी सर। नेक्स्ट लिखिए, 17वीं लोकसभा चुनाव में नवनिर्वाचित सांसदों में 43% दागी छवि के हैं। नवनिर्वाचित सांसदों में 43% दागी छवि के हैं, जो 15वीं लोकसभा चुनाव से 44% अधिक है। जो 15वीं लोकसभा चुनाव से 44% अधिक है। सांसदों में से 159 पर गंभीर आरोप है। इन 159 पर गंभीर आरोप है। फिर से एक बार। एक 159 पर गंभीर आपराधिक आरोप है। इन सांसदों में 159 पर गंभीर आपराधिक आरोप है, जो 2009 के मुकाबले 109% अधिक है। जो 2009 के मुकाबले 109% अधिक है। सर 109%। हाँ, 109% अधिक है। ठीक है, जी सर। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय दिया है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, लिखिए।
हाल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देखिए, न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न्यायालय ने यह बात स्पष्ट किया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपराधीकरण का खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपराधीकरण का खतरा निरंतर बढ़ रहा है। निरंतर बढ़ रहा है। साथ ही कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था की शुद्धता बनाए रखने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की शुद्धता बनाए रखने के लिए आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों और आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों और राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण में शामिल लोगों को और राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण में शामिल लोगों को कानून बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कानून बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ने राजनीतिक दलों को यह आदेश दिया था कि 13 फरवरी को न्यायालय ने राजनीतिक दलों को यह आदेश दिया था कि वे अपनी वेबसाइटों और सोशल मीडिया मंच पर अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण सोशल मीडिया मंच पर अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण और उन्हें चुनने के कारणों का उल्लेख करें। न्यायालय ने
आपराधिक आवाज पृष्ठभूमि नहीं आ वाले रही है। व्यक्ति को टिकट आवाज बहुत कट रही है। ठीक है, लिखिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइटों और सोशल मीडिया मंच पर अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण और उन्हें चुनने के कारणों का उल्लेख करने का निर्देश दिया। उन्हें चुनने के कारणों को उल्लेख करने का निर्देश दिया तथा न्यायालय ने पार्टियों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को टिकट न देने का भी निर्देश दिया तथा न्यायालय ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को टिकट न देने का भी निर्देश दिया। टिकट न देने का भी निर्देश दिया। ठीक है, बातें स्पष्ट हो गई यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? नो सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तो राजनीति के अपराधीकरण को लेकर कारण क्या है, ठीक है, और उसका प्रभाव क्या है, इस पर आपके नोट्स में विस्तार से चर्चा है। देख लीजिएगा तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? अपडेट था वो मैंने आपको बाकी बातें नोट्स में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा वहां से, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या है मैंने परिचर्चा के दौरान जो जाति का जितने भी हमने बातें की है, गठबंधन राजनीति हो, क्षेत्रीय राजनीति हो, जाति की राजनीति हो, इन सभी में अधिकांश बातों पे हमने परिचर्चा कर ली है। तो सिर्फ एक बार नोट्स को अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, बातें स्पष्ट हुई? नोट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा चुनाव आयोग और चुनाव प्रणाली से संबंधित और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं और प्रश्न हैं, उस पर हमने यहाँ पर चर्चा परिचर्चा कर ली। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किन्हीं को? कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो अपराधीकरण वाला एक बार नोट्स पढ़ के देख लीजिएगा। अगर फिर कंफ्यूजन होगा तो हम लोग उसको वहां पे सॉर्ट आउट कर लेंगे, उस इश्यूज को, उस हिस्से को हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे वहीं पे। ठीक है ना? चलिए, तो आज का सेशन एंड करें यहीं पे। ओके फिर, गुड नाइट। कुछ पूछना तो नहीं है किन्हीं को?